वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डाटा स्ट्रक्चर में हफमैन एल्गोरिथम से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये हफमैन एल्गोरिथम हमने लर्निंग मॉड्यूल में बड़े अच्छे से स्टडी किया है। जो ये 2 लर्निंग आउटकम आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इन्हीं 2 डिफरेंट लर्निंग आउटकम से एग्जाम में प्रॉब्लम पूछी जाती है। जैसा आप देख रहे हो कि डिस्क्राइब हफमैन एल्गोरिथम, इससे रिलेटेड एग्जाम में शॉर्ट आंसर पूछ लिया जाता है। समटाइम्स विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल आपसे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। सेकेंड लर्निंग आउटकम जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, अप्लाई हफमैन एल्गोरिथम एंड जनरेट बाइनरी कोड फॉर ईच एलिमेंट। अगर हम देखें तो ये दोनों ही लर्निंग आउटकम विद एग्जाम्पल हम अचीव कर चुके हैं इन द लर्निंग मॉड्यूल। तो इसी से रिलेटेड एग्जाम में प्रॉब्लम पूछी जाती है। इस टॉपिक में जो प्रॉब्लम्स हैं उन एग्जामिनेशन में भी पूछी जाती है इस टॉपिक से, जो जिनमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वही सेम चीज होगी। जैसे कोड गिवन है तो आपसे पूछ सकता है कि इसके लिए पर्टिकुलर कोड अगर ये है तो आप इसका डिकोडिंग सीक्वेंस क्या होगा, 4 डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से हफमैन एल्गोरिथम से रिलेटेड प्रॉब्लम एग्जाम में आती है। तो आइए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं जो प्रॉब्लम्स प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछी गई है। देखिए आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम है, व्हाट इज हफमैन ट्री, क्रिएट ए हफमैन ट्री विद द फॉलोइंग नंबर्स। तो पहले हफमैन ट्री के बारे में पूछा है, तो आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे आंसर? आंसर क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर? आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? हफमैन ट्री। यू विल राइट द हेडिंग हफमैन ट्री। और हफमैन ट्री की आप डेफिनेशन देंगे जैसे मैंने आपको लर्निंग मॉड्यूल में बताई थी। हफमैन ट्री में आप लिखेंगे इट इज आल्सो नोन एज एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री और टू ट्री। इससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और आप एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टीज को यहाँ पे लिखेंगे। इंटरनल नोड्स, द ट्री इज हैविंग 2 टाइप ऑफ नोड्स। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? 2 टाइप ऑफ नोड्स, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल। और आप इसमें रिप्रेजेंट करेंगे इंटरनल नोड्स में द नोड्स विद 2 चाइल्ड्स। और एक्सटर्नल नोड्स में आपने क्या बताया था? द नोड्स विद 0 चाइल्ड। क्लियर है? आप इसको दे देंगे दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल and they are represented by rectangle. क्लियर है? तो इस टाइप से आप इसको एक एग्जाम्पल भी दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये ट्री है, एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री इज ऑल्सो नोन एज वेटेड टू ट्री, क्योंकि हर नोड पे जो एक्सटर्नल नोड्स है उस पर हम क्या कर देते हैं? वेट असाइन कर देते हैं। सप्लीमेंट्री इज ऑल्सो नोन एज वेटेड टू ट्री। You can also say it as a weighted two because external nodes are assigned with some weight. तो जैसे आपने देखा था कि मान लीजिए इसमें 5 है, 10 है, 30 है, 4 है, इस तरीके के वेट असाइन कर दिए जाते हैं। इसलिए हफमैन ट्री इज आल्सो नोन एज वेटेड टू ट्री। ये आप दे देंगे। अब ये तो डेफिनेशन वाला पार्ट हो गया। अब जो गिवन एलिमेंट्स है उसके लिए आपको हफमैन ट्री ड्रॉ करना है। द गिवन एलिमेंट्स आर, ये गिवन एलिमेंट्स है तो इसके लिए आप ड्रॉ करेंगे। द गिवन एलिमेंट्स आर 25, 24, 55। जो गिवन एलिमेंट्स हैं 24, 55
देखिए गिवन एलिमेंट्स हैं और इनके लिए हमें हाफ मैन ट्री कंस्ट्रक्ट करना है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, सबसे पहले जो भी गिवन एलिमेंट्स हैं उनको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। तो अरेंज द एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। आइए देखते हैं इसके हम अरेंज द एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे लोएस्ट वैल्यू इसमें कौन सी है? 13। 13 के बाद जो नेक्स्ट लोएस्ट वैल्यू इस सीरीज में है, 13 के बाद है 17 और 17 के बाद है 24, 24 के बाद है 25, 25 के बाद है 55, नहीं 25 के बाद है 36, 36 के बाद है 55 और 55 के बाद है 67, 67 के बाद 67 से पहले 61 है, देन 67 है, देन 76 है एंड देन 88 है। टोटल एलिमेंट्स काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये भी कितने एलिमेंट्स है? 4 और 10। क्लियर, अरेंज कर दिया। उसके बाद जैसा आप जानते हैं कि जो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स होते हैं लोएस्ट वैल्यू वाले, उन दोनों को लेके हम एक इंटरनल नोड क्रिएट करते हैं। तो जब हम इंटरनल नोड क्रिएट करेंगे, नाउ आवर ट्री विल लुक लाइक, ये जो 2 डिफरेंट वैल्यूज हैं, यहाँ 13 होगा और राइट साइड में 17 होगा, तो इनके कॉम्बिनेशन से एक इंटरनल नोड फॉर्म हो गया। अब ये जो वैल्यू आती है, द वैल्यू अगर हम कंसीडर करें तो इंटरनल नोड में हम वेट असाइन नहीं करते हैं, लेकिन जस्ट फॉर द सिंप्लीफिकेशन पर्पज हम क्या करेंगे, इन दोनों का वेट यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30। ये नोड में असाइन नहीं होगा, हम कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। इन 2 एलिमेंट का वेट हो गया 30। अब इस 30 वेट को फिर से हम इस लिस्ट में प्लेस करेंगे और एलिमेंट्स को फिर से अरेंज करेंगे। अरेंज द एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर बाय प्लेसिंग असेंडिंग ऑर्डर विद 30 वैल्यू। तो इसको अरेंज करो। देखिए 30 की पोजीशन कहाँ पे आएगी? इन बिटवीन 25 एंड 36। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? नाउ द एलिमेंट्स विल लुक लाइक 24, 25, 30, 36, 55, 61, 67, 76, 88। क्लियर, ये हमारे एलिमेंट हो गए। तो ये न्यू वैल्यू थी और एक तरीके से ये सब ट्री है बेसिकली। अब जो अब इसमें से हम फिर से क्या करेंगे, 2 स्मॉलेस्ट वाले एलिमेंट्स लेंगे और उनके लिए एक इंटरनल नोड क्रिएट करेंगे। अगेन यू विल सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24, 25। क्लियर है, तो इसका वेट कितना हो जाएगा? बेसिकली द वेट विल बी 49। यहाँ पे असाइन हो जाएगा। अब ये वेट 49 है, फिर से इस 49 वैल्यू को इन एलिमेंट्स के बीच में इंसर्ट करेंगे और एलिमेंट्स को सॉर्ट करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अगेन अरेंज द एलिमेंट्स in ascending order of their values in ascending order। तो जब इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, अब ये 49 की वैल्यू क्या आएगी? इन बिटवीन 36 एंड 55। तो आपके पास जो न्यू लिस्ट होगी, द लिस्ट विल बी 30, 36, 49 एंड 55, 61, 67, 76 एंड 88। तो देखिए ये एलिमेंट की पोजीशन हमने यहाँ पे प्लेस कर दी। अब फिर से क्या होगा, 2 लोएस्ट वैल्यू वाले एलिमेंट्स को हम चूज करेंगे विच इज 30 एंड 36। देखिए 30 एक इंटरनल नोड है और 36 क्या क्रिएट करेगा? एक एक्सटर्नल नोड क्रिएट करेगा। 30 जिसकी हेल्प से हमें एक इंटरनल नोड मिला था वो रहेगा और इसके अपने 2 डिफरेंट एलिमेंट्स है। दिस इज करस्पॉन्डिंग टू 30। अब 36 के साथ एक इंटरनल नोड आएगा और उस इंटरनल नोड के साथ एक एक्सटर्नल नोड रहेगा। तो इस एक्सटर्नल नोड में अगर आप वैल्यू को देखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, 36। और ये जो 30 वैल्यू थी, इस 30 वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ऊपर सब ट्री आप देखेंगे तो सब ट्री में 13 वैल्यू लेफ्ट साइड के चाइल्ड की है और 17 राइट साइड के चाइल्ड की है। तो ये क्या हो जाएगी? 13 एंड 17। क्लियर है?
ये 13 और 17 हो गया। अब इसकी कंसोलिडेटेड अगर हम वैल्यू देखें तो ये कंसोलिडेटेड वैल्यू कितनी हो जाएगी 66। तो अब इस 66 को फिर से इसमें प्लेस करेंगे, फिर एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। ये प्रोसेस चलता रहेगा जैसा आप जानते हैं, जब तक हम हफमैन ट्री को क्रिएट नहीं कर लेते। आइए अगेन अरेंज द एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अगेन arrange the elements in ascending order. Arrange the elements in ascending order. तो जब अरेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 49, 55, 61, 66, 67, 76, 88। तो इसमें हमने जो वैल्यू हमारी 66 आई थी आपको, उसको हमने उसी की पोजीशन पे यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब फिर से टू स्मॉलेस्ट वैल्यू एलिमेंट्स को कंसीडर करेंगे और एक नया इंटरनल नोड क्रिएट करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो 55 एक न्यू वैल्यू है, लेकिन जो 49 वैल्यू है 49 के करस्पॉन्डिंग हम ऑलरेडी एक सब ट्री बना चुके हैं। तो उस 49 वैल्यू के लिए तो बना चुके हैं, तो हमारा जो ट्री होगा इट विल लुक लाइक दिस वन। यहाँ पे 55 एक न्यू वैल्यू असाइन हो जाएगी और इसके 2 अपने एक्सटर्नल नोड्स हैं। तो इसमें आपने देखा था इसकी वैल्यू 24 थी, इसकी 25 थी और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 55। इनके कॉम्बिनेशन से जो नया नोड बनेगा उसका जो सम आएगा, उस सम की वैल्यू कितनी होगी 104। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 104। इन सबका एडिशन कर लो, देखिए 25 और 55 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80 और 80 प्लस 24 इज 104। अब इस 104 को फिर से इस लिस्ट में प्लेस करेंगे और एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। अगेन अरेंज द एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अगेन अरेंज द एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो जब इनको हम फर्दर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, वैल्यू क्या होगी देखिए, नाउ 61, 66, 67, 76 एंड 88 और लास्ट में वैल्यू कितनी हो जाएगी 104, जो अभी हमारी नई वैल्यू आई है क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू है अभी तक के सीक्वेंस में, तो सबसे लास्ट में चली जाएगी। फिर से हम फर्स्ट टू लोएस्ट वैल्यू वाले एलिमेंट को कंसीडर करेंगे और एक इंटरनल नोड क्रिएट करेंगे। तो 61 के करस्पॉन्डिंग अभी देखिए हमने कोई नोड क्रिएट किया, 61 के करस्पॉन्डिंग कोई भी इंटरनल नोड हमने नहीं क्रिएट किया, इससे एक एक्सटर्नल नोड बनेगा और जो 66 है उसके लिए हमने सब ट्री बना रखा, जो आप ऊपर स्क्रीन पे देख पा रहे हो, वो उसके राइट सब ट्री में जाएगा। तो बेसिकली जो आपका ट्री है, नाउ दिस ट्री विल लुक लाइक, ये तो वैल्यू होगी 61 के लिए, लेकिन राइट साइड 66 के लिए आप ऑलरेडी बना चुके हैं। 66 के लिए ये आपके पास 2 डिफरेंट इंटरनल नोड्स हैं और 3 एक्सटर्नल नोड्स हैं, 13, 17, 36। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू होगी 13, 17 और 36। और ये वैल्यू कितनी है 61। ये हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अब इसका दोनों का सम कितना हो जाएगा 61 और 66, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 127। इनका सम कितना होगा 127। अब इस सम वाली वैल्यू को फिर से इस लिस्ट में रखेंगे और उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो अगेन अरेंज द एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। फिर से अरेंज करिए। सो आफ्टर न्यू अरेंजमेंट द लिस्ट ऑफ एलिमेंट इज 67, 76, 88, 104 और ये दिस न्यू वैल्यू इज द हाईएस्ट, दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू। अगेन हम 2 लोएस्ट वैल्यू वाले एलिमेंट को चूज करेंगे। अब हमें ये देखना है कि इनके करस्पॉन्डिंग पहले हम सब ट्री बना चुके हैं या नहीं बना चुके। अगर बना चुके हैं तो अलग एक फिनोमिना होगा, अगर नहीं बना चुके हैं तो दोनों एक एक्सटर्नल नोड बन जाएंगे और एक इंटरनल नोड को क्रिएट कर देंगे। आइए देखते हैं ऊपर कहीं पे हमने 76 या 67 के लिए कोई एलिमेंट बनाया है। आई थिंक ये दोनों ही हमारे नए एलिमेंट है और इनका अभी तक हमने यूटिलाइजेशन नहीं किया है। तो ये दोनों के दोनों ही एक इंटरनल नोड क्रिएट करेंगे और
अपने आप बन जाएंगे दोनों एक्सटर्नल नोड और इनकी वैल्यूज हैं 67 और 76। इसको फिर से हम क्या करेंगे, इनका एडिशन कर लो। जब हम इनका एडिशन करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 143। फिर से लिस्ट को हम अरेंज करेंगे, देखिए आप खुद से कर सकते हैं इसको इवेल्युएट। अगेन अरेंज द एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। जब हम इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, नाउ आवर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स विल लुक लाइक 88, 104, 127 एंड नाउ 143 इज द हाईएस्ट वैल्यू, इज द हाईएस्ट। अब फिर से टू लोएस्ट वैल्यू एलिमेंट्स को हम चूज करेंगे और एक इंटरनल नोड क्रिएट करेंगे। अब देखते हैं 88 के लिए हमने अभी तक आई थिंक कोई एलिमेंट नहीं क्रिएट किया है, मतलब कोई सब ट्री नहीं बनाया है, लेकिन 104 के लिए हम बना चुके। तो एक इंटरनल नोड आपने ली, 88 उसके लिए एक एक्सटर्नल नोड हो गया और बाकी एक इंटरनल नोड क्रिएट हुआ। अब 104 के करस्पॉन्डिंग जो सब ट्री था उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। आइए देखते हैं 104 के करस्पॉन्डिंग कौन सा सब ट्री था। तो देखिए 104 के करस्पॉन्डिंग ये हमारा सब ट्री था। तो इस सब ट्री को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और वहां पे पेस्ट कर लेंगे। तो देखिए इससे रिलेटेड हाँ, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे बेसिकली ये नोड यहाँ पे इस फॉर्म में आएगा। तो हम इसको रब भी कर सकते हैं, लेट इज क्रिएटेड एज ए न्यू नोड। तो इसकी वैल्यू कितनी है 88 और इस पूरी की वैल्यू कितनी थी 104। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा 192। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 192। आई होप कि यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से इन एलिमेंट को हम रीअरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज द एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो जब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे नाउ द एलिमेंट्स विल लुक लाइक 127, 143 एंड दिस वैल्यू इज द हाईएस्ट वन। फिर से टू लोएस्ट वैल्यू को चूज करेंगे और एक इंटरनल नोड हम क्रिएट करेंगे। तो ये पहले 127 वाले ट्री को हम यहाँ पे कॉपी कर, देखिए ये एक इंटरनल नोड है और इसी इंटरनल नोड से रिलेटेड हमारे टू सब ट्रीज आएंगे और उन दोनों को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। आइए उठा लेते हैं 127 को कॉपी कर लेते हैं। 127 के करस्पॉन्डिंग ये ट्री था। आप लोगों को दोबारा से रीड्रॉ करना पड़ेगा, मेरे पास तो ये फैसिलिटी है कि मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, आपको रीड्रॉ ही करना पड़ेगा। ये इसका लेफ्ट साइड वाला आ गया क्योंकि इसकी वैल्यू 127 लेफ्ट में है। अब हम देखते हैं 143 के करस्पॉन्डिंग। तो 143 के करस्पॉन्डिंग जो हमारा सब ट्री है, दिस इज अवर सब ट्री फॉर 143 वैल्यू। ये हमारी वैल्यू है 143 के लिए। अब इन दोनों का सम कर दो, सम करने के बाद जो हमें रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी वो कितनी होगी 270। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 270। यहां तक क्लियर है। अब इसको फिर से रीअरेंज कर लेंगे। जब फिर से हम इसको रीअरेंज करेंगे, अगेन अरेंज द वैल्यूज या अरेंज द एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो जब हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, नाउ द एलिमेंट्स आर 192 एंड 270 इज द हाईएस्ट। अब इन दोनों को हम चूज करके एक नया इंटरनल नोड क्रिएट कर लेंगे और उससे जो हमें ट्री मिलेगा दैट विल बी आवर फाइनल हफमैन ट्री। आइए 120 के रेस्पेक्ट में हम देखते हैं हमने 120 के रेस्पेक्ट में कौन सा सब ट्री क्रिएट किया था।
192 के रेस्पेक्ट में, दिस इज अवर 192 सब ट्री। और दूसरा जो हमारे पास है वो है 270 के रेस्पेक्ट में। तो ये हमारा सब ट्री है विद रेस्पेक्ट टू 270 वैल्यू। तो बेसिकली दिस इज आवर रिक्वायर्ड हफमैन ट्री, दिस इज द रिक्वायर्ड हफमैन ट्री। और इस रिक्वायर्ड हफमैन ट्री में तो रूट नोड है, उस रूट नोड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 192 प्लस 270। इट मींस ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 एंड 6 462। इसका वेट कितना रहेगा, एक तरीके से इंटरनल नोड का कोई वेट नहीं होता है, ये तो जस्ट फॉर द डिमार्केशन है। उसका वेट कितना होगा 462। क्लियर है। तो इस तरह से दिस ट्री इज नोन एज हफमैन ट्री। इंटरनल नोड्स का कोई वेट नहीं होता, ये तो सिर्फ हमने कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए या इस कैलकुलेशन को इजी समझने के लिए ये वेट मैंने असाइन किया था। सो दिस इज योर फाइनल हफमैन ट्री एंड दिस इज द रिक्वायर्ड ट्री। तो आइए देखते हैं सेकेंड प्रॉब्लम। देखिए ये सेकेंड प्रॉब्लम है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछी गई है। ड्रॉ ए हफमैन ट्री for the following symbol whose frequency of occurrence in a message is stated along with the symbols below। फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस का मतलब क्या है, किसी सिंबल की बार बार अकर करने की उस अकर अगर कोई करता है तो उसको क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ऑफिस जाने या आपका कॉलेज जाने की फ्रीक्वेंसी कितनी है, वीक में जितने टाइम्स आप जाते हो वो आपकी क्या कहलाएगी फ्रीक्वेंसी। क्लियर है। तो आइए यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एग्जामिनेशन में लिखेंगे आंसर क्वेश्चन नंबर 2। तो जैसे जैसे इसने गिवन है उसी हिसाब से हम क्रिएट करेंगे। ड्रॉ ए हफमैन ट्री फॉर द फॉलोइंग सिंबल्स और उनके करस्पॉन्डिंग उनकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। और सेकंड पार्ट में, ये तो फर्स्ट पार्ट है एक तरह से इसमें, और ये सेकंड पार्ट में हमें इसको डिकोड करना है। एक मैसेज दिया हुआ है और इसको हमें डिकोड करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हफमैन ट्री का यूटिलाइजेशन एनकोडिंग और डिकोडिंग में हम यूजुअली करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स आगे डाटा सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड सब्जेक्ट से स्टडी करेंगे तो वहां पे ये डिकोडिंग और एनकोडिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। इवन कंप्यूटर नेटवर्क में भी एक चैप्टर होता है प्रोटेक्शन का, सिक्योरिटी का, तो वहां पे भी आप इस हफमैन एल्गोरिथम का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये जो गिवन सिंबल्स और इनकी फ्रीक्वेंसी है, इसके लिए सबसे पहले हफमैन ट्री बनाते हैं, क्योंकि जब तक हफमैन ट्री नहीं बनेगा तब तक हम इस मैसेज को डिकोड नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हफमैन ट्री बनने के बाद ही हम क्या करते हैं, लेफ्ट वाले एज में या लेफ्ट वाली ब्रांच में ट्री के हम 0 असाइन करते हैं और राइट वाली ब्रांच में हम 1 असाइन करते हैं। तो ऐसे 0 1 असाइन करके हम हर एक एलिमेंट का कोड फाइंड आउट करते हैं। तो जब हमें हर एक एलिमेंट का कोड पता चल जाएगा तो इस कोड को हम डिकोड करेंगे बेस्ड ऑन दैट कोड जनरेटेड बाय अस। तो हफमैन ट्री, तो आइए हम सबसे पहले गिवन एलिमेंट्स के लिए हफमैन ट्री बनाते हैं। तो लेट अस कंसीडर कि फर्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट ए हफमैन ट्री। वो आपसे एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री या वेटेड एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री बोल के भी ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो बी केयरफुल, ये चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। तो द एलिमेंट और फ्रीक्वेंसी हम उसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पे जो गिवन है द एलिमेंट वर्ड यूज किया इसने, सिंबल यूज किया, तो सिंबल एंड फ्रीक्वेंसी, तो वही टर्म्स हम यूज करेंगे जो गिवन क्वेश्चन में है। तो सिंबल एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। तो देखिए जो सिंबल है, सिंबल हमारे पास क्या क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये सिंबल है हमारे पास। और इन सब की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है 15 6 7 12 25 4 6 1 15। ये आपने देखा। तो आइए इसको हम फर्दर गिवन सिंबल है और इनके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज हैं। आइए इसको सिंप्लीफाई कर।
सबसे पहले जो गिवन डेट सिंबल्स है उसको अरेंज करेंगे इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी. सो अरेंज ऑल द सिंबल्स अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी इन असेंडिंग ऑर्डर. Arrange all the symbols in ascending order of their frequency. जब इसको अरेंज करेंगे तो हमारे पास जो सिंबल है और उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है, ये वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी. सबसे पहले देखिए सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो किसकी है, एच की है, जो कि 1 टाइम अकर करता है. 1 के बाद देखिए जो लोएस्ट वैल्यू है दैट इज 4. 4 किसके रेस्पेक्ट में, एफ, इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है. 4 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो बी की है. जिस ऑर्डर देखिए फर्स्ट का हम फर्स्ट सर्व कर लेते हैं क्योंकि बी और जी दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है. तो मैंने बी लिया जिसकी फ्रीक्वेंसी 6 है, फिर बी के बाद मैंने जी लिया और जी की फ्रीक्वेंसी भी कितनी है, 6 है. जी की फ्रीक्वेंसी भी 6 है. आपने इन दोनों 6 वालों को ले लिया. 6 के बाद जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो सी की है विच इज 7, और 7 के बाद जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है इट इज 12, और 12 किसकी फ्रीक्वेंसी है, वो डी की है. और 12 के बाद जो फ्रीक्वेंसी है वो किसकी है, ए की है विच इज 15, और उसके बाद है टी की, और टी की जो फ्रीक्वेंसी है इट इज ऑल्सो 15. एच आई, दिस इज नॉट टी, दिस इज आई. क्लियर है. चलिए तो अब हम इसके बेसिस पे ट्री बनाते हैं. हमने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट आउट कर लिए, जितने एलिमेंट्स से हम चूज कर ले उतने ही है ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ कम है, एक सिंबल कम है. कौन सा सिंबल हमने ड्रॉप कर दिया, ई. ई अभी हमारा रिमेनिंग है, और ई की जो फ्रीक्वेंसी है विच इज 25. तो टोटल हमारे 9 सिंबल्स हो गए. तो आपको एग्जाम में इस चीज का भी ध्यान रखना है. बच्चे मिस कर देते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी में वो एक आधा सिंबल भूल जाते हैं और बाद में देखते हैं कि कुछ कमी रह गई है. लेकिन वो जब फ्लो में रहते हैं एग्जामिनेशन के टाइम पे वो ये भूल जाते हैं कि उनको कौन से सिंबल इनकॉर्पोरेट करने थे, कौन सा आपके छूट गए. वो सोचते हैं फुल कॉन्फिडेंस में कि हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जब एग्जामिनेशन में रिजल्ट आता है तो देखते हैं कि यार मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे लेकिन मेरे नंबर कहाँ कट गए मुझे नहीं पता चला. तो जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करें, इतना टाइम आपके पास होता है, एक बार उसको गो थ्रू जरूर हो जाए सॉल्व करने के बाद. ये सिंबल्स हो गए आपके. आइए तो जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट्स है पहले हम उनको चूज करेंगे और उनके करस्पॉन्डिंग एक इंटरनल नोड क्रिएट करेंगे. तो जब हम उनके करस्पॉन्डिंग एक इंटरनल नोड क्रिएट करेंगे तो आपके पास एलिमेंट्स हो जाएंगे और इसके करस्पॉन्डिंग 2 एक्सटर्नल नोड्स होंगे. द एलिमेंट्स इज एच और इसकी फ्रीक्वेंसी है 1, एफ और इसकी फ्रीक्वेंसी है 4. तो बेसिकली अगर आप टोटल फ्रीक्वेंसी देखोगे इस इंटरनल नोड की कितनी हो जाएगी, 5, including H and F. So you can write it as the combination of symbol H and F जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5. इस जस्ट फॉर द रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि आगे जब हम यूज करेंगे तो हमें पता रहे कि इसके रेस्पेक्ट में. आइए अब इस 5 फ्रीक्वेंसी को फिर से इस लिस्ट में रखते हैं और एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं. तो बाई चांस ये जो वैल्यू 5 मिली है H और F के कॉम्बिनेशन से, दिस इज द लोएस्ट वन, तो एज इट इज ही रहेगी. बट वी विल राइट इट अगेन, अरेंज ऑल द एलिमेंट्स, ऑल द सिंबल्स. बेसिकली यहाँ पे एलिमेंट्स नहीं हम सिंबल यूज कर रहे हैं, सिंबल्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी. जब इसको हम अरेंज करेंगे तो अगेन वही सेम सिचुएशन आएगी, सिर्फ फ्रीक्वेंसी से पहले सिंबल एंड देन फ्रीक्वेंसी, सिंबल एंड फ्रीक्वेंसी. और यहाँ पे आप देखेंगे सिंबल में H बाई एफ आपके पास एक एज ए सिंगल सिंबल हम यूज करेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5, और इसके बाद बी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6, देन G उसकी फ्रीक्वेंसी 6. बाकी सारे एलिमेंट्स तो एज इट इज आ जाएंगे, दे आर ऑलरेडी इन असेंडिंग ऑर्डर. T7, D12, A15, I15 एंड E25. अगेन जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले 2 सिंबल्स हैं उनको हम चूज करेंगे और एक नया इंटरनल नोड क्रिएट करेंगे. सो द न्यू इंटरनल नोड विल बी, ये एक इंटरनल नोड हो गया, इस इंटरनल नोड का एक एक्सटर्नल नोड होगा
और उस एक्सटर्नल नोड की जो वैल्यू होगी वो बी होगी, और लेफ्ट वाले की वैल्यू में दो एक्सटर्नल नोड होंगे, एक एच और एक एफ। तो दिस इज करस्पॉन्डिंग टू एच जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू एफ जिसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, एंड दिस इज बी एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज 6। इस तरह से आपने ये एक इंटरनल नोड अगेन क्रिएट कर लिया। सो दिस इंटरनल नोड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एच एफ बी, और इसके अगर हम वेट की बात करें सो इट्स वेट इज 11। इसका वेट कितना है? 11 है। तो अगेन अरेंज ऑल द सिंबल्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। तो अगेन arrange all the elements in the ascending order of their frequency। तो जब हम इसको अरेंज करते हैं, नाउ द सिंबल एंड फ्रीक्वेंसीज आर सिंबल में आप देखेंगे तो सिंबल हमारे पास क्या है? एच एफ बी, एच बाई एफ बाई बी, और इसकी वैल्यू क्या है? 11 है। और उसके बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट देखिए 11 है तो इस पोजीशन पे तो आएगा नहीं। अब 11 किसकी कौन सी पोजीशन पे आएगा? इन बिटवीन सी एंड डी। तो बेसिकली यहाँ पे हम एच बाई एफ बाई बी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सीधा सीधा जी से शुरू करेंगे, क्योंकि जी की वैल्यू कितनी है? 6। फिर क्या आएगा? सी, सी की वैल्यू कितनी है? 7, देन 11 का नंबर आएगा। तो नाउ द सिंबल इज जी, फ्रीक्वेंसी इज 6, सिंबल इज सी, फ्रीक्वेंसी इज 7, और जो अभी वैल्यू हमने इवेल्युएट करी द ग्रुप ऑफ एच एफ बी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 11। देयर आफ्टर डी द फ्रीक्वेंसी ऑफ डी इज 12, ए इज 15, I is 15 and E is 25। क्लियर है? अगेन चूज द टू एलिमेंट्स या टू सिंबल्स विद लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। अभी जो इस लिस्ट में ये दो डिफरेंट सिंबल्स हैं, तो इनसे एक इंटरनल नोड क्रिएट होगा और ये दोनों एक्सटर्नल नोड बन जाएंगे, क्योंकि इनसे पहले अभी तक हमने कोई सबट्री क्रिएट नहीं किया है। ये हो जाएगा G वैल्यू इज 6, C वैल्यू इज 7। तो दिस इज द ग्रुप ऑफ G एंड C, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 + 7 इज 13। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13। अब इस 13 वैल्यू को फिर से ऊपर वाली लिस्ट में प्लेस करेंगे और एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो ये करते हैं। अगेन अरेंज द एलिमेंट्स और सिंबल्स। अगेन अरेंज द एलिमेंट्स और सिंबल्स in ascending order of their frequency। क्लियर? तो फिर से अरेंज करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। आइए देखते हैं सिंबल, फ्रीक्वेंसी। अब आप देखेंगे ये तो 13 वैल्यू है, तो हमारे पास सबसे पहले ग्रुप आएगा एच एफ और बी का, क्योंकि इसकी वैल्यू लोएस्ट है 11। देन डी, डी की वैल्यू है 12, एंड देयर आफ्टर कॉम्बिनेशन ऑफ जी एंड सी, इसकी वैल्यू कितनी है? 13। फिर है ए, ए की वैल्यू कितनी है? 15, आई, आई की वैल्यू भी कितनी है? 15, एंड देन ई, ई की वैल्यू कितनी है? 25। इसमें अगर आप देखेंगे तो अगेन टू लोएस्ट वैल्यू वाले एलिमेंट्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे, और टू लोएस्ट वैल्यू एलिमेंट्स को अगर आइडेंटिफाई करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे एक सब ट्री है जो हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, और डी एक नया एलिमेंट आएगा तो ये लीफ नोड बनेगा। तो जब ये लीफ नोड बनेगा तो आइए इसके लिए फिर से एक इंटरनल नोड हमने क्रिएट किया, और इसके लेफ्ट में ये एच एफ बी के कॉम्बिनेशन का सब ट्री आ जाएगा, और राइट साइड में इससे रिलेटेड एक एक्सटर्नल नोड आएगा, और वो नोड होगा डी सिंबल के लिए, और डी की फ्रीक्वेंसी है 12। आइए उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जो हमने एच एफ बी के कॉम्बिनेशन से सब ट्री क्रिएट किया है। तो एच एफ और बी के कॉम्बिनेशन से ये हमारा सब ट्री है। आइए इसको हम यूज करते हैं। तो अब हमारे पास एक नया सब ट्री क्रिएट हुआ है, और इस सब ट्री में अगर आप देखेंगे तो दिस सब ट्री इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एच एफ बी डी।
और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 + 12 इज 23। कितनी हो जाएगी 23। अब फिर से इस 23 वैल्यू को इस लिस्ट में प्लेस करेंगे और एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। तो अगेन arrange the symbols in ascending order of their frequency। तो जब हम इसको फिर से सॉर्ट करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो हमारे पास सिंबल है एंड उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है। सिंबल में आप देखिए कौन कौन से हैं जो आप देखेंगे। ये तो हमारी वैल्यू है 23 जो अभी जनरेट हुआ है ग्रुप, और 23 जाएगा हमारा सेकेंड लास्ट एलिमेंट दैट इज इन बिटवीन आई एंड ई। तो हमारे पास एक ग्रुप है जी और सी का जिसकी ग्रुप वैल्यू है 13, ग्रुप फ्रीक्वेंसी बेसिकली, और ए की फ्रीक्वेंसी है 15, आई की भी 15 है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो देन वी आर हैविंग आई के बाद ई है, ई की वैल्यू से पहले हमारे पास ये ग्रुप आ जाएगा H/F/B/D, इसकी वैल्यू है 23 एंड फाइनली ई, और ई की फ्रीक्वेंसी कितनी है 25। क्लियर? चलिए तो फिर से अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में इन दोनों का यूज करके फिर से हम एक नया इंटरनल नोड क्रिएट करेंगे। और जब एक नया इंटरनल नोड क्रिएट करेंगे सो आवर ट्री विल लुक लाइक दिस। ए जिसमें एक्सटर्नल नोड होगा और जो इंटरनल नोड जी और सी के कॉम्बिनेशन से हमने बनाया उसको हम यहाँ पे अभी कॉपी पेस्ट करेंगे। तो ये वैल्यू कितनी होगी A15। ये फैसिलिटी मेरे ही पास है, आपको खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा ये ट्री। चलिए तो G/C का जो सब ट्री है दिस इज G/C सब ट्री, इसको हम यूज कर लेते हैं आगे। तो G/C सब ट्री को अगर हम देखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी G/C/A, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 28। इट इज 28। तो 28 को फिर से इस लिस्ट में प्लेस करेंगे और एलिमेंट्स को अगेन अरेंज करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ अगेन अरेंज करेंगे तो ये सेंटेंस बार बार हो चुका है। तो अब हमारे पास जो सिंबल है और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सिंबल एंड इट्स करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। तो सिंबल अगर आप देखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में G/C हमने ले लिया, इसकी वैल्यू 28 हो जाएगी, तो हमें I मिलेगा जिसकी वैल्यू 15 है। I के बाद H/F/B/D जिसकी वैल्यू 23 है, देन E है जिसकी वैल्यू 25 है, एंड एट लास्ट द न्यू कॉम्बिनेशन GCA वैल्यू इज 28। फिर से टू लोएस्ट वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे और अगेन ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो इससे भी एक नया इंटरनल नोड मिलेगा, लेकिन उस नए इंटरनल नोड के लिए आई सिंबल से हमें एक एक्सटर्नल नोड मिलेगा और बाकी ट्री हमारा है दैट इज ये जो ग्रुप से हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, दैट इज अ सब ट्री। तो हमने एक इंटरनल नोड लिया, इसके लिए एक एक्सटर्नल नोड बनेगा विच इज करस्पॉन्डिंग टू आई, और आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। और इसी से एसोसिएटेड अगर आप देखेंगे तो हमें HFB के कॉम्बिनेशन का सब ट्री जो ऊपर बनाया था, आइए उसको यहां पे ले लेते हैं। तो अभी हमारे पास नया सब ट्री क्रिएट हो गया विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ I/H/F/B एंड D। अगर इसका सम इवेल्युएट करेंगे तो 23 + 15 इज इक्वल टू 38। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 38। फिर से इस ग्रुप को प्लेस करेंगे, इस लिस्ट में अरेंज करेंगे, और अरेंज करने के बाद जो हमें सिंबल और फ्रीक्वेंसी मिलेगा वो क्या होगा, सिंबल फ्रीक्वेंसी। तो इन दोनों को अगर हम देखते हैं तो सिंबल्स क्या होंगे, E, द वैल्यू ऑफ E, द फ्रीक्वेंसी ऑफ E इज 25, G, C और A frequency is 28, and I/H/F/B/D frequency is 38। क्लियर? आइए तो ये जब हमारे पास आ गया तो अब हम क्या करेंगे, इसके बेसिस पे फिर से टू मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट को चूज करेंगे और एक नया इंटरनल नोड क्रिएट करेंगे। ई फर्स्ट टाइम आ रहा है तो ये एक्सटर्नल नोड बनेगा, बाकी तो हम ऑलरेडी सब ट्री क्रिएट कर चुके हैं। तो अगेन इट विल लुक लाइक ई इज द एक्सटर्नल नोड
और बाकी का जो GCA है उसका कॉम्बिनेशन अलग है, E इज 25। तो GC और E के कॉम्बिनेशन को अगर हम देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, GCA। तो हमारे पास जो नया ग्रुप आया या न्यू कॉम्बिनेशन आया, दिस इज EGC और A। और इस सब का अगर मैं सम करता हूं तो सम करने के बाद 25 प्लस 28 इट इज 53। फिर से हम इनको एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे। नाउ वी आर हैविंग टू ग्रुप सिंबल्स, सिंबल एंड करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप देखेंगे ग्रुप सिंबल्स में IHF B और D, इस ग्रुप से हमारी वैल्यू 38 है। एक दूसरा ग्रुप है EGC और A, इसकी वैल्यू हमारी 53 है। आइए इनके कॉम्बिनेशन से हम क्रिएट करते हैं एक नया इंटरनल नोड, और ये दोनों, ये लेफ्ट सब 38 वाली वैल्यू वाला ग्रुप लेफ्ट सब ट्री में आ जाएगा और 53 वाली वैल्यू वाला ग्रुप राइट सब ट्री में आ जाएगा, और जो हमें फाइनल ट्री मिलेगा दैट ट्री इज कॉल्ड हफमैन ट्री। तो चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं। बस हमें तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, आपको रीड्रॉ करना है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा EGCA वाला ग्रुप, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा थी तो ये राइट सब ट्री में आ जाएगा। और जो हमारे पास एक दूसरा ग्रुप है IHGF वाला, ये हमारा लेफ्ट सब ट्री में आ जाएगा। ये हमारा लेफ्ट सब ट्री में आ गया। तो अगर इसकी टोटल वैल्यू आप देखना चाहते हैं तो फाइनली ये ग्रुप है सारे एलिमेंट्स का EGIC। कौन कौन से एलिमेंट्स देखे थे यहाँ पे हमने, EGCA, EGC और A, ये एलिमेंट्स थे। और ये IHFB ऑब्लिक D, इन दोनों की वैल्यू का अगर हम सम करते हैं तो 8 + 3 is 1 and 6 3 is 9, the value is 91. This is the required Huffman tree. सेकेंड पार्ट है, हमारे पास एक कोड गिवन है और उसे डिकोड करना है। तो डिकोड करने के लिए जैसा मैंने आपको बताया था, हर एक सिंबल का कोड हमें पता होना चाहिए। तो हर एक सिंबल का हम कोड यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, तभी हम उस सिंबल को डिकोड कर पाएंगे। तो डिकोडिंग के लिए मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया था कि जो ट्री है उसकी हर एक ब्रांच में, लेफ्ट ब्रांच में आप 0 प्लेस करेंगे और राइट ब्रांच में आप 1 प्लेस करेंगे। तो ऐसा करने से आप हर सिंबल का एक कोड क्रिएट कर सकते हैं, और उस कोड के बेसिस पे हम किसी भी गिवन कोड को या बाइनरी सीक्वेंस को डिकोड कर सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पे कोडिंग करते हैं। 0 1 ऑन ईच ब्रांच, लेफ्ट ब्रांच 0 राइट ब्रांच 1, लेफ्ट ब्रांच 0 राइट ब्रांच 1 प्लेस कर दो। एंड आफ्टर प्लेसिंग, जैसा हमने लर्निंग मॉड्यूल में भी किया था, या प्रीवियस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं थी लेकिन लर्निंग मॉड्यूल में था, अब हर एक एलिमेंट का आप कोड फाइंड आउट कर लो, या एलिमेंट और यू कैन से सिंबल। तो द सिंबल्स आर, जो सिंबल है हमारे, और सिंबल के करस्पॉन्डिंग कोड, एंड कोड इज द बाइनरी कोड बेसिकली। तो सिंबल से हमने लिया A, B, C, D, E, F, G, H एंड I। तो टोटल हमारे कितने सिंबल हैं, 9 सिंबल्स हैं। आइए A का कोड देखते हैं। जब A तक हम आते हैं तो A तक आने के लिए 111 1 1 1, तो द कोड ऑफ A इज 111। कोड ऑफ B पे आइए आप। B हमारा सिंबल कहाँ पे है, B सिंबल है देखिए यहाँ पे। तो इसके लिए आने के लिए रूट से क्या होगा, 0 1 0 1, तो B का कोड क्या हो जाएगा, 0 1 0 1। आइए सिमिलरली हम C का कोड फाइंड आउट करते हैं। C के लिए क्या होगा, 1 1, देखिए राइट ब्रांच में 1 1 0 1, तो 1 1 0 1। आइए अब D के केस में देखते हैं। तो D के केस में कोड क्या जनरेट होगा, 0 1 एंड 1, 0 1 एंड 1। आइए E के केस में देखते हैं। तो E के केस में E हमारा एलिमेंट है यहाँ पे देखिए 25, तो उसके लिए रूट से E तक आने के लिए 1 0, तो द कोड इज 1 0।
एफ के केस में हम देखते हैं तो इन केस ऑफ एफ अगर हम कोड फाइंड आउट करेंगे 01 0 0 1, तो 01 0 0 1, तो हमारा एफ का कोड हो गया 01 0 0 1, ये एफ का कोड हो गया। आइए अब हम जी के कोड को आइडेंटिफाई करते हैं, तो जी का कोड क्या होगा 1100, तो जी का कोड हो जाएगा 1100। फिर आइए एच का कोड हम देखते हैं, तो एच का कोड क्या होगा, द कोड ऑफ एच विल बी 01 0 0, ये होगा 01 0 0 एच का कोड। और एच के बाद जो हमारे पास नया कोड है वो क्या है आई, और आई के लिए क्या कोड हो जाएगा 00, द कोड फॉर आई इज 00। इस तरह से हमने जितने भी सिंबल्स थे उनके कोड जनरेट कर लिए। अब जो मैसेज हमें डिकोड करना है, द गिवन मैसेज टू बी डिकोडेड, the given message to be decoded is, ये देखते हैं क्या है मैसेज। देखिए ये हमारा मैसेज है जिसको हमें डिकोड करना है। तो देखिए डिकोड करेंगे कैसे करेंगे आप, तो डिकोड करने के लिए मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताऊं, इसमें आप क्या करें, राइट से कॉम्बिनेशंस बनाते चलें, कॉम्बिनेशन ऐसे बनाएं उस कोड को ध्यान में रखते हुए। देखिए मेरे पास सिंगल वन कहीं पे भी नहीं है बाइनरी कोड में, नॉट अवेलेबल। डबल वन देखते हैं ऊपर, डबल वन अवेलेबल नहीं है, लेकिन 011 है। तो ये जो 011 है इट मींस इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, डी से। इट कैन बी रिप्लेस्ड विद द हेल्प ऑफ टी। आइए अब देखते हैं 111 है या 011 है। आइए ऊपर देखते हैं 111 है, तो दिस 111 कैन बी रिप्लेस्ड बाई ए, कर सकते हैं इसको ए से रिप्लेस। अब आइए नेक्स्ट में देखिए क्या हमारे पास 10 है, 10 कोई कोड है, यस ई है। देखिए आपने ऊपर देखा 111 के लिए ए था, फिर ई है किसके लिए, 10 के लिए, तो इस 10 को आपने रिप्लेस कर दिया ई से, ई से रिप्लेस कर दिया। फिर आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है, 000 कोई कोड नहीं है, ऊपर नहीं है, 000 नहीं है, लेकिन एक कोड है जिसमें 01 000 है। तो जो 01 000 है, देखिए बाइनरी कोड को जो गिवन मैसेज है उसमें और ऊपर वाले सिंबल में मैप करना है। तो आपने देखा 01 000 को हम एच से रिप्लेस कर सकते हैं, तो इट विल बी एच। और जो 111 है, 111 अगेन फॉर द ए, तो आपने देखा जो ये गिवन मैसेज है, दिस गिवन मैसेज इज अहेड, ये आपने यहां पे डिकोड कर दिया, तो द डिकोडेड मैसेज इज अहेड। तो इन दिस वे अगर एग्जामिनेशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आई होप आप उसे सक्सेसफुली सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो थियोरेटिकल प्रॉब्लम है विच इज रिलेटेड टू वेरिएबल साइज कोड्स और फिक्स साइज कोड्स। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्स लेंथ एंड वेरिएबल लेंथ एनकोडिंग। तो फिक्स लेंथ और वेरिएबल लेंथ एनकोडिंग के अपने एडवांटेजेस हैं और अपने ही डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे आप एरे के केस में आपने देखा था स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर आपने देखा था कि अगर साइज फिक्स होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में डिसाइड कर देते हैं, तो बाद में हम उसके साइज को ना तो इंक्रीज कर सकते हैं ना डिक्रीज कर सकते हैं। सिमिलरली डायनेमिक के अपने बेनिफिट्स हैं और अपने लॉसेज हैं। तो आइए यहाँ पे हम इनके कुछ डिफरेंसेस करते हैं, क्योंकि ये लर्निंग मॉड्यूल में हमने नहीं किया था। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन में आप क्या लिखेंगे, आंसर क्वेश्चन नंबर 3। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन डिफरेंस की फॉर्म में आए तो आप उसे टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए इसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, फिक्स लेंथ, और राइट हैंड साइड में क्या होगा, वेरिएबल लेंथ। तो राइट डाउन फिक्स लेंथ एनकोडिंग एंड वेरिएबल लेंथ एनकोडिंग। आइए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। तो जो चीज मैंने अभी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करी थी, फिक्स्ड और वेरिएबल, कुछ उसी टाइप के डिफरेंसेस हैं जो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं।
fixed number of bits are required to represent any character, or in case of variable length encoding, variable number of character bits are required to represent any character. दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। अगर एग्जामिनेशन में आएगा तो पहले से ही आपको पता होना चाहिए कि भाई फिक्स लेंथ है, फिक्स नंबर ऑफ बिट्स आर रिक्वायर्ड। जैसे मैं फिक्स कर दूं कि भाई मुझे हर एक नंबर को 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करना है, लेकिन अगर 5 बिट्स का जनरेट हो गया तो हम जो मैक्सिमम किसी एलिमेंट का या किसी कैरेक्टर का जो मैक्सिमम लेंथ जनरेट हो रही होगी, बाकी सबको भी असाइन करेंगे। आप ये जानते ही अगर इस तरह से कोई सिचुएशन आती है तो उससे पहले हम क्या ऐड कर देते हैं, जीरोस। मान लिया कहीं पे 1 आ रहा है बिट, तो 1 के आगे अगर 5 बिट में रिप्रेजेंट करना तो कितनी जीरोस आ जाएंगी, 4। तो इस तरह से वो फिक्स पैटर्न का है। वेरिएबल वाले में ऐसा नहीं होता। जो क्वेश्चंस अभी हमने किए हैं उन सब में हमारे वेरिएबल बिट्स थे, वहां पे फिक्स्ड बिट नहीं थे। तो वेरिएबल और फिक्स्ड बिट के केस में जब आप किसी मैसेज को डिकोड करेंगे तो वो एंटायरली डिफरेंट मैसेज जनरेट होगा। जैसा कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था, अगर मैं प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे ये जितने भी बिट्स के करस्पॉन्डिंग आपने बिट सीक्वेंस जनरेट कर रखे हैं, अगर इन सभी को मैं 5 बिट्स में कर देता तो जो ये मैसेज डिकोड हुआ, ये मैसेज डिकोड नहीं होता। तो एग्जाम में मेंशन करेगा कि डिकोड दिस मैसेज बेस्ड ऑन द वेरिएबल लेंथ कोडिंग एनकोडिंग या फिक्स्ड लेंथ एनकोडिंग। लेकिन अगर उसने ये मेंशन नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट आप एज्यूम करके चलेंगे इट इज वेरिएबल लेंथ एनकोडिंग स्कीम। आइए देखते हैं सेकंड डिफरेंस। तो फिक्स्ड लेंथ एनकोडिंग इज लेस एफिशिएंट एंड इट इज मोर एफिशिएंट। तो एफिशिएंसी किस टर्म में, रिप्रेजेंटेशन की टर्म में भी होता है, मेमोरी एलोकेशन की टर्म में भी होता है। वेरिएबल में उतनी ही मेमोरी एलोकेट होती है जितनी रिक्वायर्ड है, फिक्स के केस में अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ मेमोरी होती है। देखते हैं थर्ड डिफरेंस। More number of bits are required to represent a character, while in case of variable length, less number of bits are required, बट फिक्स लेंथ एनकोडिंग में अगर आप देखेंगे इसका इंप्लीमेंटेशन इजी है, जबकि वेरिएबल लेंथ एनकोडिंग का कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है। इंप्लीमेंटेशन इज इजियर, implementation is difficult in comparison to fixed length. So these are the 4 differences between fixed length encoding and वेरिएबल लेंथ एनकोडिंग। तो देखिए आई होप कि एग्जामिनेशन में अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी तो आप उसे सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर लेंगे। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो हफमैन एल्गोरिथम से रिलेटेड जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व करी है ये आपको क्लियर हो गई है, और ये मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसे सक्सेसफुली अटेम्प्ट करेंगे।